फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फाइनेंशियल चार्जेस, टू यूज फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, to magnify the effects of changes in EBI, to magnify the effect of changes in EBI, earning before interest and tax, on the firm's earning per share, किस पर? On the firm's earning per share. इंटरेस्ट का हम किस तरह से यूज करें, हम डेट कितना लें, हम लोन कितना लें, ताकि हमारी जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाए, ये हम इस फाइनेंशियल लीवरेज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। अब अब फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ये हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा। दो तरीके हैं फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के। ठीक है, दो तरीके हैं फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने के। पहला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीआई। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीआई। ठीक है, एक तरीका है ये फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट करने का। यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि 1% चेंज होता है यदि ईबीआईटी में, तब कितने परसेंटेज चेंज होगा आपके ईपीएस में। फाइनेंशियल लीवरेज यदि इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका फाइनेंशियल लीवरेज निकल के आता है 5%। यदि आपका फाइनेंशियल लीवरेज 5% है, तो इस 5% का मतलब क्या है? इस 5% का मतलब है कि यदि ईबीआईटी में if there is change in EBIT by 1%, how much there will be change in EPS? How much change in EPS? 5% change in EPS. EPS में आपका 5% का चेंज आएगा यदि आपकी EBIT 1% चेंज हो जाती है। फाइनेंशियल लीवरेज आपको ये बताता है। दूसरा तरीका, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है ईबीआईटी। अच्छा, दूसरे तरीके में दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो दूसरा तरीका है इसमें आपको दो चीजें देखनी है। क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी हुई है, या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना? इफ प्रेफरेंस शेयर गिवन, इफ प्रेफरेंस शेयर नॉट गिवन। अगर प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में दिया है तो फॉर्मूला अलग होगा, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला अलग होगा। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तब आपका फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ये दूसरा, यदि प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ है तो यहां पर आप ईबीटी तो निकालेंगे ही, साथ में आप प्रेफरेंस की उस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे जो वैल्यू टैक्स से पहले की है। और वो क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर आप लिखेंगे ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक, यहां पर आप लिखेंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, आपका क्या निकल कर आएगा? ईबीटी आएगा। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब यहां पर ईबीआईटी में आपने टैक्स को हटा दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स आया है। वही चीज हमने यहां पर लिखा है ईबीटी। ये क्या है? ईबीटी। अब इस ईबीटी में आप एक और चीज माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड की कौन सी वैल्यू? टैक्स से पहले की वैल्यू। यहां पर आपने बिफोर टैक्स लिया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड की भी कौन सी वैल्यू लेंगे आप? टैक्स से पहले की वैल्यू। अब आप बोलेंगे सर प्रेफरेंस डिविडेंड पे तो टैक्स लगता नहीं। लगता है भाई, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड आपका नेट प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है? आपका टैक्स माइनस हो चुका है, उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट आया है। आप जो प्रेफरेंस डिविडेंड बांट रहे हैं वो टैक्स के बाद की वैल्यू है और आपको यहां पर लेना है बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो बट चुका है, यदि वो नहीं बटा होता तो कितनी वैल्यू आती? तो टैक्स से पहले की वैल्यू आती। तो यहां पर क्या कीजिएगा? यहां पर आप प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड कीजिए 1 माइनस टैक्स, तो डिविडेंड की वो वैल्यू आ जाएगी जो टैक्स डिडक्ट करने के पहले थी। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, एक तो परसेंटेज के बेसिस पर निकाल रहे हैं और दूसरा प्रेफरेंस शेयर की इंफॉर्मेशन है या प्रेफरेंस शेयर की इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यदि प्रेफरेंस डिविडेंड की या प्रेफरेंस शेयर की इंफॉर्मेशन है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये क्या है? ये आपका ईबीटी ही है। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड का अंतर है जो कि टैक्स से पहले की वैल्यू है। आई बात समझ? अब फाइनेंशियल लीवरेज से हम इंटरप्रेट क्या करेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज से ये जो आंसर निकल के आएगा, जैसे 5% निकल कर आया या यहाँ पर 4% या 6%, जो भी आंसर आ रहा है, इस आंसर का मतलब क्या होगा? हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? हम इंटरप्रेट करेंगे कि ईबीआईटी में 1% चेंज होता है तो हमारे अर्निंग पर शेयर में कितना चेंजेस आएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज में भी हमने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस की वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस की फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस की वजह से, सेल वॉल्यूम में चेंजेस की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है आपकी अर्निंग पर शेयर पर। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर इंटरेस्ट का जो हमारा फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप जो फाइनेंस लिए हो, लोन आपने लिया है, आपने डिवेंचर इशू किए हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ। देना कंपलसरी है, प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, मतलब है कि वो फिक्स्ड है। ठीक है, आप प्रोडक्शन करो ना करो, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके लोन के ऊपर, आपके डिवेंचर के ऊपर, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। और लीवरेज में हम क्या पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो फाइनेंसिंग हो। ऑपरेटिंग तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंस है तो फाइनेंशियल लीवरेज, कि इन फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है, हम इसका यूज अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो हम किस तरह के डिसीजन लेंगे इस फाइनेंशियल लीवरेज को पढ़ के? हम इस तरह के डिसीजन लेंगे कि हमको
पैसे का जुगाड़ जो करना है, सोर्स ऑफ फाइनेंसेस जो अलग अलग तरीके के हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, डेट, तो हमको इक्विटी से पैसा उठाना चाहिए या डेट से पैसा उठाना चाहिए, ये डिसीजन हम लेंगे फाइनेंशियल लिवरेज की मदद से। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला ये बता दिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, बस ऑपरेटिंग लिवरेज के आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज में हम क्या कर सकते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये निकल के आया हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो ईबीआईटी, ईबीआईटी में हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, ईबीटी में हम टैक्स माइनस कर देंगे तो ईएटी आ जाएगा। ठीक, यही सारी चीजें होती हैं। अब ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकला, ऑपरेटिंग लिवरेज निकला कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलेगा, ईबीआईटी और ईबीटी, सिंपल। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया, वही पीडीएफ आप लोगों को यहां शेयर करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। इस तरह के इलस्ट्रेशन आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, मगर ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इतने भी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज फॉर बिपकर लिमिटेड इन द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान इन एंड इंटरप्रेट। 3 फाइनेंशियल प्लान हमारे सामने हैं, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट 10% का आपको दिया हुआ है, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई, ईबीआईटी में आप इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, आपका आ गया ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है, वैसे बनाने की जरूरत है नहीं, फिर भी एक बार बना देता हूं। हाँ जी, तीन सिचुएशन है आपके पास, ठीक है, 3 फाइनेंशियल प्लान है आपके पास। कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये प्लान है आपके पास, ठीक है। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। फाइनेंशियल लिवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्वेश्चन में आपको ईबीटी दिया हुआ है, सॉरी ईबीआईटी दिया हुआ है, ठीक है। प्लान एक्स में ईबीआईटी 25, 25, 25, तीनों में ईबीआईटी है 25। क्वेश्चन बनाना इजी है, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन बनाना इजी है, ईबीआईटी इंटरेस्ट को माइनस कर दो, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, ईबीआईटी में ईबीटी को डिवाइड कर दो, आपका फाइनेंशियल लिवरेज निकल के आ जाएगा। ये निकालना आसान है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन करना आपको आना चाहिए कि ये जो निकाले हो, आप आंसर निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है। चलिए पहले आंसर निकाल लेते हैं कि आंसर होगा क्या। ईबीआईटी में आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट,
ठीक है जी। क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है 1,00,000, 1,50,000 और 50,000, इसका 10% आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1,00,000 का 10% 10,000, ठीक है जी। ये 10,000 आपका इंटरेस्ट आ गया, ये माइनस कर दीजिए। दूसरे सिचुएशन में 1,50,000 डेट दिया हुआ है, उसका 10% 15,000, तो ये 15,000 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तीसरे सिचुएशन में 50,000, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5,000, ठीक। ईबीआईटी में आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, यहां पर निकल के आ गया आपका ईबीटी, यहां आ जाएगा आपका 15,000, यहां आ जाएगा आपका 10,000 और यहां आ जाएगा 20,000, ठीक। 15, 10, 20। अब फाइनेंशियल लीवरेज निकालिए। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, 25/15, 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ठीक। 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000। फाइनेंशियल लीवरेज कितना आएगा, 25/15, 1.66। यहां पर कितना आएगा, 2.50। यहां कितना आएगा, 1.25। फाइनेंशियल लीवरेज निकल गया आंसर। अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेंगे आप? ये जो फाइनेंशियल लीवरेज आया है 1.66, 2.50, 1.25, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा। 11वीं क्लास के बच्चे को बुलाओगे, ये बताओगे ये फॉर्मूला है भाई, निकाल ले, जोड़ घटाना गुणा भाग करके वो निकाल लेगा। इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि इसका इंटरप्रिटेशन आप किस तरह से करेंगे। कोई बता सकता है भाई किस तरह से करेंगे? कोई बताएगा? हाँ कसम, जिंदा लाश पड़े रहते हो भाई, कुछ तो बोला करो भाई। सुनाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है ये बताओ। किस तरह से इंटरप्रेट करोगे? चलो ये बता दो कि फाइनेंशियल लीवरेज ये जो निकला है 1.66, 2.50, 1.25, इन तीनों फाइनेंशियल लीवरेज में सबसे बेहतरीन कौन सा प्लान आपको चूज करना चाहिए? क्या आपको डेट, यहाँ पर जो डेट दिया हुआ था 1,00,000 रुपए का, ठीक है, दूसरी सिचुएशन में 1.5 लाख रुपए का, तीसरी सिचुएशन में 50,000 का, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इन फर्म्स के लिए बेहतर है, या किस फर्म की सिचुएशन सबसे ज्यादा बेहतर है? किस फर्म की बेहतर है? फर्म जेड जो है उसके लिए वो जो जिस सिचुएशन में है वो सबसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि फर्म जेड की आप देखिए फाइनेंशियल लीवरेज 1.25 सबसे कम है, और यहां पर उसकी बिफोर टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स भी सबसे ज्यादा है।
अर्निंग बिफोर टैक्स का ज्यादा होना क्या बताता है? अर्निंग बिफोर टैक्स का ज्यादा होना ये बताता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ कर सको, आप टैक्सेस को पे ऑफ कर सको, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर अधिक है। तो जिस भी फर्म की फाइनेंशियल लिवरेज कम होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी और वो फर्म उतना बेहतर होगा। ठीक है जी। और जिस फर्म की फाइनेंशियल लिवरेज जितनी अधिक होगी, वो फर्म उतना रिस्कियर होगा क्योंकि उसके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम बच जाती है। देखिए, अर्निंग बिफोर टैक्स 10,000, ठीक है, टैक्स पे करने के लिए इसके पास 10,000 ही है, ये इंटरेस्ट पे कर रहा है 15,000 का। ठीक है, तो यहां पर आप क्या इंटरप्रेट करेंगे कि तीनों फर्म की फाइनेंशियल लिवरेज इतनी इतनी है, जिस भी फर्म की फाइनेंशियल लिवरेज सबसे कम होगी वो फर्म उतना बेहतर होगा, उसकी अर्निंग पर शेयर उतनी ज्यादा होगी। टैक्स पे करने के बाद अर्निंग पर शेयर इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक टर्म आता है फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसको समझने के लिए हमको एक ऐसा क्वेश्चन देखना होगा जहां पर आपको प्रीफरेंस डिविडेंड भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 शायद इसमें दिया हुआ है। हाँ जी, इसमें दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, फॉलोइंग शेयर आर कंसिस्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पार्थ लिमिटेड। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस का, और इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपीज पर शेयर का 10 लाख रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,60,000 एंड टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज आपको कैलकुलेट करना है। ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 5,60,000। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ होता है, तब ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन से फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा? जब आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ हो, तब आप क्या यूज करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 9, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये आपका निकल के आ जाएगा ईबीडी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इस फॉर्मूले का यूज करें। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? 5,60,000 आपको दिया हुआ है। 5,60,000 ईबीआईटी दिया हुआ है। 5,60,000 आप यहां पर लिख लीजिए, माइनस इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख का डेट है, सॉरी यहां पर डेट नहीं है, इंटरेस्ट जीरो है। इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड बस है, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? नहीं। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उस 10 लाख रुपए पर आपका 8% प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है, तो वो हो जाता है 10 लाख का 8% कितना होगा भाई? 80,000। 80,000 प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट है 0.50%, मतलब 0.50। ठीक है, अब 5,60,000 डिवाइडेड बाय 5,60,000 माइनस 0 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय 0.5, 1,60,000 कितना आएगा भाई? 5,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1.4, 1.40 का आपका फाइनेंशियल लिवरेज आएगा।
ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, जब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है तब हमने क्या किया, प्रेफरेंस ये 1,60,000 प्रेफरेंस डिविडेंड की वो वैल्यू जो टैक्स से पहले की है उसे हमने माइनस कर दिया ईबीटी में से, अर्निंग बिफोर टैक्स में से। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने माइनस किया 1,60,000। ये 1,60,000 क्या है, 80,000 जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसकी टैक्स से पहले की वैल्यू है ना। नेट प्रॉफिट जब आपका निकल कर आता है तो उसमें टैक्स माइनस होता है और उस नेट प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में या इक्विटी डिविडेंड के रूप में। यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड की बात नहीं कही गई है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो वैल्यू आ रहा है 80,000 है ना, ये टैक्स माइनस करने के बाद की वैल्यू में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। अब टैक्स की पहले की वैल्यू कितनी है, वो है 1,60,000। मतलब नेट प्रॉफिट से पहले आपका अर्निंग बिफोर टैक्स जो प्रेफरेंस शेयर के लिए था वो कितना था, 1,60,000। हमने इसको यहां पर क्यों माइनस किया, हमने यहां पर क्यों माइनस किया, इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, ये 5,60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, फिर आया है ये 1.4। ठीक है, ये माइनस क्यों किया, यदि इंटरेस्ट होता हम इंटरेस्ट को भी माइनस करते है ना। यहां पर हमने इंटरेस्ट क्योंकि नहीं था, जीरो माइनस किया और ये 1,60,000। तो ये दोनों चीजें हम माइनस क्यों कर रहे हैं, हम ये इंटरेस्ट को माइनस क्यों कर रहे हैं, हम ये प्रेफरेंस डिविडेंड जो टैक्स के पहले की वैल्यू है इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए माइनस कर रहे हैं कि हम अपनी ईबीआईटी कितनी कमाएं, अर्निंग बिफोर एंड टैक्स कितना है हमारे पास, ताकि हम अपने इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को पे ऑफ कर सकें। हम इस फाइनेंशियल लीवरेज से एक और डिसीजन ले सकते हैं, वो क्या डिसीजन ले सकते हैं या ऐसी कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको कितना कमाना है ताकि हम अपने इंटरेस्ट को भी पे ऑफ कर सके और डिविडेंड को भी पे ऑफ कर सके। हमारे पास इतनी कमाई होनी चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल लीवरेज आ गया है 1.4, 1 से अधिक है, तो ये हमको क्या बताता है कि हमारे पास हाँ इतनी वैल्यू तो है, हम इतना तो कमा पा रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ कर पाएंगे और हम अपने डिविडेंड को पे ऑफ कर पाएंगे, टैक्स को कंसीडर करते हुए। किसको कंसीडर करते हुए, टैक्स को कंसीडर करते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड में देखिए माइनस किया है इंटरेस्ट को और यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड की कौन सी वैल्यू को, टैक्स से पहले की वैल्यू। मतलब हम टैक्स भी पे कर देंगे, हमारे पास इंटरेस्ट का भी पेमेंट हो जाएगा और डिविडेंड वो भी हम पे कर देंगे। तो यदि आप डिविडेंड देना चाहते हो प्रेफरेंस शेयर को 80,000, तो आपको कम से कम 1,60,000 तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस 1,60,000 में 50% का आप टैक्स पे ऑफ कर दोगे, तब जाकर के आप 80,000 प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? आपको यदि प्रेफरेंस डिविडेंड को 80,000 का पेमेंट करना है तो आपको कमाना कितना पड़ेगा, 1,60,000। क्यों, क्योंकि आप 50% का टैक्स पे कर दोगे, तभी ना जाकर के वो 80,000 बनेगा और अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को आप 80,000 पे कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हमको इवैल्यूएट करनी है, ये सारी चीजें हमको इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए जब हम फाइनेंशियल लीवरेज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। और अभी क्या आप लोगों को समझ में आया कि हम इंटरेस्ट को यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को क्यों माइनस कर रहे हैं, ताकि हम डिसीजन ले सकें, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है जी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की। एक जो टर्म है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का किसी भी सिचुएशन में मतलब ये होता है कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का वही मतलब होता है, आप चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ें, आप चाहे कॉस्ट में पढ़ें या आप चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ें, आप हमेशा ये देखेंगे कि ये वो सिचुएशन होती है जहां पर न तो प्रॉफिट हो रहा होता है न तो लॉस हो रहा होता है, आपका जितना खर्चा है आप सिर्फ उतना ही रिकवर कर पा रहे हैं, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट।
अब यहां पर मैं एक टर्म बोल रहा हूं, फाइनेंशियल बीईपी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से ही हमको समझ में आना चाहिए कि वो सिचुएशन जहां पर हम कम से कम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड इन दो चीजों को रिकवर कर पा रहे हैं, वो सिचुएशन हमारे लिए क्या होगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होगा। आएगा मतलब क्या होगा कि आप इंटरेस्ट किसको देने वाला इंटरेस्ट, या तो आपने डेट लिया होगा, है ना, लोन लिया होगा, या तो आपने डिबेंचर इशू किए होंगे, इन दोनों का इंटरेस्ट आप पे करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी पैसा हो, साथ में इंटरेस्ट के साथ साथ आपका डिविडेंड का भी पैसा पे करने के लायक अमाउंट हो। और डिविडेंड का कितना, टैक्स के बाद का या टैक्स से पहले का, टैक्स से पहले का, क्योंकि आपको कमाना ज्यादा है, उस कमाई पर आप टैक्स पे करेंगे तब जाकर के प्रेफरेंस डिविडेंड को पे ऑफ करेंगे। मान लीजिए आपका टैक्स रेट है 40%, मान लीजिए आपका टैक्स रेट है 40% और आप प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में 10,000 पे करना चाह रहे हैं, है ना, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 पे करना है, आपका टैक्स रेट 40% है, तो आपको कमाना कितना पड़ेगा, 10,000 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। 10,000 से ज्यादा कमाओगे तब उसमें टैक्स माइनस होगा, तब जाकर के 10,000 का पेमेंट करोगे। मतलब ये 10,000 किसके बराबर है भाई, ये 10,000 है 60% के बराबर, क्योंकि इसमें 40% तो टैक्स पे हो गया है, तो 100% कितना होगा। 5वीं के बच्चे को बुला करके पूछूं तो वो बताएगा, है ना, चूंकि जबकि जमाते थे एक आम 5 रुपए का मिलता है तो 10 आम कितने रुपए का मिलेगा, वही तो है यहाँ कि यदि आपको 10,000 पे करना है तो आपको कमाना ज्यादा पड़ेगा, तो वो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये 10,000 60% के बराबर है, तो 10,000 डिवाइड बाय 60%, 10,000 डिवाइड बाय 60%, मतलब आपको यहाँ पर 16,667 रुपीज कमाना पड़ेगा, तब इसका आप टैक्स पे करेंगे 40%, 6,667, तब जाकर के आप 10,000 का पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर पा रहे हो और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी पेमेंट कर पा रहे हो, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, तो वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा, क्या ये प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, 1 माइनस टैक्स, टैक्स से पहले की वैल्यू, टैक्स से पहले की वैल्यू, क्योंकि आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स से पहले का जोड़ दो, ये आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब कम से कम आपके पास इतना पैसा तो है कि आप ये दोनों का पेमेंट कर सको। हाउ मच कंपनी अर्न टू सेटिस्फाई इट्स लेंडर्स, अपने लेंडर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कम से कम कितना कमाना पड़ेगा, कम से कम इतना तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं कमाओगे तो अपनी जेब से दोगे, लेकिन देना तो आपको पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये एक टर्म जो हमने सीखा। तो आज हमने दो चीजें सीख ली, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज क्यों निकाला जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तब तक के लिए आप दूसरी क्लास अटेंड कीजिए। नेक्स्ट क्लास, मेरी क्लास यहाँ पर हो रही है समाप्त। चलिए, बाय बाय।